नमस्कार, इंडिया न्यूज बिजनेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव सिंह सेंगर। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट की अगर माने तो भारत ने मात्र 6 साल में 80% फाइनेंशियल इंक्लूजन रेट को अचीव कर लिया। ये अचीवमेंट छोटी अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर माना जाए तो ये जो 80% फाइनेंशियल इंक्लूजन रेट है, ये अचीव करने में कम से कम 47 साल का समय लग सकता था, जिसको भारत ने मात्र 6 साल में अचीव करके दिखाया है। और इसका ये जो अचीवमेंट है, इसका सबसे बड़ा कारण है भारत का डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो भारत का डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसी के वजह से ये पॉसिबल हो पाया है कि भारत ने 80% फाइनेंशियल इंक्लूजन रेट अचीव किया है। और इसमें जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो है जनधन योजना। ये जनधन योजना किस तरीके से रोल प्ले करता है, हम इस चीज को समझेंगे। तो इसमें 16 अगस्त 2023 को भारत ने 50 करोड़ जनधन खाते ओपन करने का एक रिकॉर्ड दर्ज किया था। इस रिकॉर्ड की अगर हम माने तो इस रिकॉर्ड में सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि लगभग 56% जो अकाउंट थे वो महिलाओं के अकाउंट ओपन किए गए थे। और इसके अलावा इसी 50 करोड़ बैंक अकाउंट्स में से लगभग 67% बैंक अकाउंट जो थे वो रूरल एरिया में रहने वाले लोगों के थे, यानी कि भारत के ग्रामीण क्षेत्र में आने वाले लोगों के बैंक अकाउंट थे। देन इसमें एक और चीज समझनी जरूरी है कि ये जो जनधन योजना है, इसका पर्पस क्या था, ये किस तरीके से वर्क किया, कैसे इसकी शुरुआत हुई, ये हम समझेंगे। 28 अगस्त 2014 ये वो डेट है जिस डेट पे जनधन योजना को लागू किया गया था। इस जनधन योजना को लागू करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो गवर्नमेंट के थ्रू जो भी बेनिफिट्स दिए जाते हैं वो बेनिफिट्स लोगों को डायरेक्टली मिल सके। दूसरा, हमारे देश में जिन लोगों के पास बैंक खाते नहीं है या जिन लोगों के पास बैंक खातों की सुविधा नहीं है, चाहे वो एक परिवार हो या एक कोई इंडिविजुअल पर्सन हो, उन लोगों के उन लोगों तक बैंक फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने काफी सारे बेनिफिट भी लोगों को दिए इन जनधन योजना के तहत। इसमें जो सबसे पहला बेनिफिट था वो ये था कि अगर आप कोई भी पेमेंट करने की, यानी कि विड्रॉल या आप डिपॉजिट की कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको उसमें कोई भी चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। सेकंड जो आपको इसमें बेनिफिट दिया गया वो ये दिया गया कि आपको मोबाइल बैंकिंग ट्रांजेक्शंस का बेनिफिट दिया गया, इसमें भी कोई भी चार्जेस नहीं लगाए गए। थर्ड बेनिफिट की अगर हम बात करें, जैसे कि जर्नली होता है कि सेविंग अकाउंट जब हम किसी भी बैंक में ओपन करते हैं तो एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की कंडीशन होती है। यहां पे ये जनधन खातों में कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा एक फ्री रुपए डेबिट कार्ड फैसिलिटीज प्रोवाइड करी गई, जिसके अगेंस्ट कोई भी चार्जेस नहीं रखे गए। इसके अलावा एक और बेनिफिट दिया गया था, वो था 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बेनिफिट, जो कि इस जनधन खाते में ही इंक्लूडेड था। तो ये सारे बेनिफिट्स दिए गए। मेनली जैसा कि हमने समझा कि गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो बीच में मीडिएटर्स होते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू कोई भी स्कीम, कोई भी बेनिफिट जब दिया जाता है तो उसका मेजर बेनिफिट जो है वो मीडिएटर्स ले जाते थे। और ऐसा माना जाता था कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 1 रुपया अगर किसी को दिया गया तो उसके पास 15 पैसे तक ही पहुंच पाते थे। तो गवर्नमेंट ने इस गैप को, ये जो गैप में बीच में प्रॉब्लम आती थी, इसको शॉर्ट आउट करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट देने का एक स्ट्रैटेजी बनाई और उसमें जनधन योजना बहुत काम आया। ये बेसिकली कुछ इस तरीके से रहा कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी बेनिफिट अगर दिया जा रहा है तो वो बेनिफिट डायरेक्टली जो एक्चुअल बेनिफिशियरी था उसके खाते में पहुंच जाता है। जैसे हम इसको एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। भारत की तरफ से एक किसान सम्मान निधि योजना है, जिस योजना के तहत सालाना एक किसान को 6,000 रुपए तक की मदद दी जाती है भारत सरकार की तरफ से। ये हर 4 महीने के इंटरवल में 2-2 हजार रुपए करके दी जाती है। ये बेनिफिट बेसिकली अब डायरेक्ट किसानों के खातों में आता है। तो मींस ये जो 2,000 रुपए का अमाउंट जो हर 4 महीने के इंटरवल में मिलता है, ये सीधे किसान के खाते में जा रहा है और इसका बेनिफिट डायरेक्टली किसान को मिल रहा है। बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं इन्वॉल्व हो पा रहा है और उसमें ये जो एक्चुअल में बेनिफिट जो ले पा रहा है वो जो सही खाता धारक है उसी को इसका बेनिफिट मिल पा रहा है। अब समझने वाली बात यह है कि ये तो हमने समझ लिया कि ये जनधन योजना है, ये क्या है और किस तरीके से वर्क करती है, कब ये स्टार्ट हुई थी, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था। इसकी कुछ अचीवमेंट्स की बात करते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 की अगर रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यानी कि भारत सरकार ने 7.16 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिशियरीज के अकाउंट में ट्रांसफर करें अपने 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 डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू। तो ये एक अचीवमेंट है, क्योंकि अगर इसको हम और पीछे जाके देखें
कंपेयर करें तो बाय द ईयर 2013-14 का फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट की बात करें तो ये जो नंबर है ये 100 गुना ज्यादा है, क्योंकि उस समय पे जो अमाउंट बेनिफिट ट्रांसफर किया गया था वो 7,367 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे, और प्रेजेंटली जो डेटा है वो 7.16 लाख करोड़ का अमाउंट है, जो कि उस 2013-14 के कंपैरिजन 100 गुना से ज्यादा है। तो ये इसकी अचीवमेंट है। प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो 320 डिफरेंट स्कीम्स हैं जो कि 53 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के थ्रू आती हैं, और इसका एक्चुअल में बेनिफिट जो एक्चुअल बेनिफिशियर है उसको मिल पा रहा है। देन इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो जो प्रेजेंटली वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं अजय पाल सिंह बंगा, उनका ये कहना है कि अगर ये जो इंडिया का ये जो डिजिटल पेमेंट स्ट्रक्चर है अगर हम इसको रेप्लिकेट करें तो काफी हद तक वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड वाइड लेवल पे सोशल प्रॉब्लम्स को हम शॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी ये मानना है कि अगर हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्ट्रक्चर को हम कॉपी करते हैं, या ये जो डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया का इसको हम कॉपी करते हैं, तो काफी हद तक ये वर्ल्ड लेवल पर पॉवर्टी को एलिमिनेट करने में हेल्प करेगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के साथ।